हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा फर्स्ट ब्लॉग। ये है हमारी पंच ईवी। सुबह सुबह वॉचमैन ने अच्छे से धोया इसको। आपको एक फ्रंट लुक दिखाता हूँ। ये देखो। सो आइए एंटर करते हैं। ये ब्लॉग रहने वाला है गाड़ी के बारे में, गाड़ी के एक्सपीरियंस के बारे में, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, किस तरह से टाटा पंच ईवी अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस रहा है। ये देखिए स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अभी तक गाड़ी कितनी चली है। अभी तक चली है 9041 किलोमीटर। अभी गाड़ी का रेंज दिखा रहा है 105। विथ एसी हम चल रहे सिटी मोड में एंड बैटरी परसेंटेज है 37। बेसिकली ये ब्लॉग हमारा रहने वाला है ऑन डेली लाइफ ऑफ ईवी। जैसे कि काफ़ी लोग लॉन्ग ट्रिप का वीडियो दिखा रहे हैं, बट मेरा रहेगा हम डेली लाइफ में, डेली के रूटीन में एक ईवी किस तरह से परफॉर्म करती है। डेली ट्रैफिक में, खड्डों भरे रास्ते में मुंबई के, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, नवी मुंबई में, तो यहाँ के रास्ते में किस तरह से परफॉर्म करती है। ट्रैफिक में, स्पीड ब्रेकर्स के सामने किस तरह का रेंज देती है डेली लाइफ में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे वीडियो में। सो गाइस, ये मेरा एक्सपीरियंस रहेगा। पंच ईवी है ये LR। 9000 किलोमीटर अभी तक हो गया है विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। एंड एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से है कि इसके पहले थी मेरे पास स्विफ्ट डिज़ायर पेट्रोल, जिसको हमने CNG में कन्वर्ट किया था कुछ सालों बाद। एंड गाड़ी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था डिज़ायर के साथ, बट अपग्रेड करना था, गाड़ी लेनी थी। 12 साल हो गए थे स्विफ्ट डिज़ायर को। मेरा तो मन था ईवी ही लेना है, बट काफ़ी लोगों ने मना किया था। इवन इनफैक्ट मेरी वाइफ ने भी कहा था कि नहीं, ईवी नहीं लेते, कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाना रहेगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, कैसे जाएंगे हम। काफ़ी समझाने के बाद फिर हमने फाइनली ईवी ली है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये गाड़ी मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट की है मेरे बर्थडे पे इस साल। ये उनका गिफ्ट है मुझे। ये हमने गाड़ी बुक की थी 26 जनवरी 2024 एंड गाड़ी हमने डिलीवरी ली है 6 फरवरी 2024। कुछ ही दिनों में गाड़ी आ गई थी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं रहता हूं नवी मुंबई पनवेल में। ये पनवेल की फर्स्ट पंच ईवी थी जिसकी हमने डिलीवरी ली थी। बताऊं, जो एक्सपीरियंस रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने का, इट्स नेक्स्ट लेवल। मतलब मैंने पेट्रोल गाड़ी चलाई है, डीजल गाड़ी चलाई है, CNG चलाई है, बट इलेक्ट्रिक इज समवेयर, इट्स डिफरेंट। इसके बाद कोई भी पेट्रोल और डीजल गाड़ी चलाने की इच्छा ही नहीं हो रही। ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, कोई भी डिफरेंस, मतलब कोई भी, मैं आपको बताऊँ, कोई आप ये एक्सपीरियंस जो चलाएगा वही आपको बता सकता है, चलाए बगैर आप नहीं समझ पाओगे इसको। एंड गाड़ी, जैसे मैंने काफ़ी वीडियोस देखे थे, काफ़ी रिसर्च किया था पहले ऑनलाइन, गूगल पे भी, बैटरीज को लेके, ईवी के प्रॉब्लम्स को लेके बहुत सारे थे। फिर भी सारी चीज़ों को बोले चलो एक एक्सपीरियंस लेते, जब तक लेंगे नहीं तब तक समझेगा कैसे। फिर हमने गाड़ी ले ली। उसके बाद का मैं आपको बताऊं कि काफ़ी इश्यूज आए, बट छोटे मोटे इश्यूज थे, लेकिन थे जो इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ अभी। सबसे पहले गाड़ी लेते ही सेकेंड या थर्ड डे से एक जिसको अगर आप यूट्यूब करेंगे या गूगल पे डालेंगे तो उसमें एक साउंड आता था गाड़ी में। जैसे हम बैठते हैं, जैसे अभी गाड़ी चल रही है तो खड्डे पे अगर लेफ़्ट राइट हो रही है तो एक साउंड आता था जिसको रैटलिंग साउंड कहा जाता है। कुछ मैंने रिसर्च किया था ऑनलाइन, तो उस पर मुझे समझ में आया कि इस तरह के साउंड को रैटलिंग साउंड कहा जाता है।
जो गाड़ी में आता है। सो काफ़ी वरीड था मैं कि ये ऐसा, अभी तो जस्ट नया गाड़ी लिया, हफ्ता भर भी नहीं हुआ है और इस तरह की आवाज़ आ रही है। सर्विस सेंटर लेके गया एक हफ्ते में ही, तो उनको कुछ पता नहीं चला। उन्होंने गाड़ी के नीचे जो बैटरी रहती है उसका जो कैप है उसको, उसके स्क्रूज रहते हुए नट बोल्ट, उसको टाइट किया। टाइट करके मुझे कहा कि अब चला के देखिए कुछ दिन, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने देखा, फिर भी साउंड तो आ ही रहा था। उसी के साथ साथ विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स गाड़ी में और एक इशू आया। इसका जो चार्जिंग का जो फ्लिप दिया हुआ है पंच ईवी का, वो फ्रंट साइड पे है, बोनेट के थोड़ा सा नीचे फ्रंट साइड में दिया हुआ है चार्जिंग का स्लॉट। तो जो वो फ्लिप है चार्जिंग का, वो ओपन नहीं हो रहा था। और यहाँ पे सामने की तरफ डिजिटल इंफॉर्मेटिव क्लस्टर के यहाँ पे जहाँ पे स्पीडोमीटर है, वहाँ पे इसका एक सिग्नल आता है अगर वो ओपन रहता है तो। सो वो ठीक से बंद नहीं हो पा रहा था। सो मैं उसके लिए भी लेके गया था, तो उन्होंने वो इशू तो क्लियर करवा दिया। चार्जिंग फ्लिप का वो मैं सही से बंद नहीं कर रहा था उसको, फिर समझ में आया कि जो आगे का टाटा का जो लोगो है उसे पकड़ के हमें उसे बंद करना है। चलो फिर वो चीज़ तो सॉर्ट आउट हो गई। फिर बात आई फिर से वो रैटलिंग साउंड के ऊपर। 2 दिन तक गाड़ी रखी गई। ये बात है आई थिंक 2nd या 3rd वीक की गाड़ी लेने के बाद। 2 दिन तक गाड़ी रखी उन्होंने। ये सर्विस सेंटर है कलम्बोली, टाटा हेरिटेज। मेरे घर से हार्डली एक 7-8 किलोमीटर पे ये पड़ता है। फिर वहाँ पे हमने गाड़ी दी 2 दिन के बाद। और लोग कहते हैं कि थोड़ा, देखिए टाटा के सर्विस सेंटर में मैं मानता हूँ काफ़ी इश्यूज़ है सर्विसिंग को लेके। लोगों का सही से रिस्पॉन्स नहीं है, डिले होता है, सर्विसिंग सही नहीं है। आई डू एग्री, वीडियोज़ में भी काफ़ी लोगों ने कहा है ये, और मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस इसी तरह से है। बट मेरे साथ जो हुआ है कि जो वहाँ पे ईवी के जो सर्विस एडवाइज़र है वो काफ़ी सपोर्टिव रहे। 2 दिन बाद उन्होंने मुझे गाड़ी दी और इशू जो उन्होंने रेक्टिफाई किया, उसको जो रिजोल्यूशन किया हुआ है, आज तक वो इशू वापस नहीं आया है। और ये उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे करके दिया है एंड ही हैज़ बीन वेरी मच सपोर्टिव थ्रू आउट। अभी भी मैं आपको बताऊँ, कुछ लोग हैं, अगर आपको सही लोग मिल जाए तो सर्विसिंग में टाटा में भी कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आपको एक राइट पर्सन ढूंढना है कि वो सही से आपको एडवाइस करे, आपका काम जेन्युइनली करे। फिर मैं आपको बताऊं, जो मेरा चार्जिंग का फ्लिप है, अब वो ठीक से तो बंद हो रहा था, मैं उसको कर रहा था, फिर उसने फिर से एक मुझे इशू देना शुरुआत कर दी। अब ये हो रहा है कि वो ओपन नहीं हो रहा था सही से। फिर ये मैंने मेरी फर्स्ट सर्विसिंग में भी ये चीज़ बताई। फिर उन्होंने वहाँ पे एक स्प्रे आता है जो उस लुब्रिकेंट जो उसको अच्छी तरह से ओपन और क्लोज होने के लिए हेल्प करता है, वो उसको वहाँ पे स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद वो फिर से सही से ओपन होने लगा। हो रहा ये था कि वो बेसिकली पूरा ओपन नहीं हो रहा था। सो अब लुब्रिकेंट स्प्रे करने के बाद वो सही से ओपन होने लगा। देन धीरे धीरे उसका वो ग्रिप फिर से वो कम होने लगा, वो टाइट होने लग गया था बेसिकली। देन ये सेकंड सर्विसिंग की बात है जो मैंने अभी कुछ 1 महीने पहले करवाई है। 1 से 1.5 मंथ हो गया सेकंड सर्विस को करवा के। उसमें भी ये इशू मैंने रेक्टिफाई, उनको कहा था कि एक बार चेक करिए, ये ओपन नहीं हो रहा है। उसमें उन्होंने, जो दूसरा सर्विस एडवाइज़र था मेरा, उसने ये किया कि उसने वहाँ पे पूरा का पूरा ग्रीस भर दिया। अब उसने तो कहा, अब मैं जाता हूँ सुबह ऑफिस, जैसे अभी ये सुबह का वक्त है, अभी 10:05 हो रहा है, ये टाइम पे मैं ऑफिस निकलता हूँ। तभी मैंने गाड़ी दी थी वहाँ पे, और मैं ऑफिस से मेरे आने का टाइम, और सर्विस सेंटर को मैं पहुँचा हूँ रात को कुछ 9 बजे के आसपास। तब वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो मैं गाड़ी चेक नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि सब कुछ, हाँ, सारे इश्यूज हमने क्लियर करवा दिए हैं, कोई इशू नहीं आएगा, वो फ्लिप अभी ओपन हो रहा है। तो जैसा मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा कि हाँ चलो अच्छे से कर दिया रहेगा, लेकिन नहीं हुआ था। घर जाते ही जैसे मैंने चार्जिंग के लिए किया, ओपन किया फ्लिप, वो नहीं हो रहा था। फिर मैंने दोबारा से गया मैं वहाँ पे, और मैंने वहाँ पे कंप्लेन किया, और इस बार मैंने वहाँ पे कहा है कि मुझे ये पार्ट अभी चेंज करवा के दो,
अंडर वारंटी रिप्लेसमेंट में उन्होंने डाला हुआ है, बट इट हैज़ बिन लाइक 15 to 20 डेज, लेकिन अभी तक कोई वहाँ से आंसर नहीं आया कि आपका पार्ट आ चुका है, आ जाइए गाड़ी लेने के लिए। थर्ड मैं आपको बताऊँ, दूसरा एक इशू था कि ये भी गाड़ी लेने के सेकेंड थर्ड डे से ही मैं फेस कर रहा था कि जो अभी जो नए मॉडल्स आ रहे हैं टाटा के ईवी में भी और नॉर्मल पेट्रोल डीजल में भी, सफारी या हैरियर की, अभी जो उनका जो स्टीयरिंग व्हील है ये वाला, ये काफ़ी अभी ये जो डिजिटल कर दिया है, काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड आई कैन टेल यू कि बहुत अच्छा है। सारे जो रिक्वायर्ड जो बटन्स हैं उन्होंने ऑन स्टीयरिंग ही दे दिए। तो इसमें जो डिजिटल वाला जो पार्ट है, जहाँ पे टाटा का लोगो आता है और सारे जो बटन्स दिए उनके जो लाइट्स आते हैं, मेरा केस में ये हो रहा था कि ये जो लाइट्स है ये बंद हो जाते थे। मतलब आप जैसी गाड़ी में बैठो और ये बंद हो रहे थे। हाँ, ये बंद हो रहे थे बेसिकली जब आप आपकी हेडलाइट स्टार्ट करते हो। दिन में हम हेडलाइट स्टार्ट नहीं करते तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। ये जब रात को ये बेसिकली हो रहा था मेरे साथ कि जैसे ही आप रात की ड्राइव स्टार्ट करते हो ऑफिस से घर जाते समय, बेसिकली मेरे केस में, सो जैसे ही मैं हेडलाइट स्टार्ट करता हूँ, इसमें दो तरह का एक हेडलाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, एक नॉर्मल एंड एक है इसका ऑटोमेटिक। सो ऑटोमेटिक हो या नॉर्मल वाला हो, दोनों ही जब आप स्टार्ट करो तो एक 15 से 20 मिनट के ड्राइव के बाद या कभी कभी 5 मिनट के बाद भी आपका जो स्टीयरिंग का जो पूरा लाइट है वो पूरा का पूरा ऑफ हो जाता था। सो ये इशू मैंने काफ़ी बार मेरे फर्स्ट सर्विसिंग में भी कहा था, मैंने सेकंड में भी कहा था, बट होता ये था कि जब भी वो लोग चेक करते थे तब वहाँ पे लाइट आती थी और वो लोग हार्डली वहाँ पे एक 10-15 मिनट भी नहीं बैठते थे गाड़ी को जैसे कि हेडलाइट स्टार्ट करके, तो वहाँ पे कोई इशू आया नहीं। फिर मेरे काफ़ी बार बोलने के बाद जब मेरा सेकंड सर्विस अभी जब हुआ, उसके बाद भी जब वो इशू, उसमें भी उन्होंने क्या कहा कि वो हर बार आप कोई भी टाटा का एक ईवी का एक इशू लेके जाइए, सबसे पहला तो वो लोग ये करते कि लैपटॉप लगाते, अपने लैपटॉप से चेक करते, अगर उसमें कोई इशू दिखा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो सीधा सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते। अब उनको ये लग रहा था कि स्टीयरिंग का लाइट भी किसी सॉफ्टवेयर का बग है, माल फंक्शन कर रहा है वो, उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर मेरे काफ़ी बार बोलने के बाद भी सेकंड सर्विस में भी उन्होंने यही चीज़ की, लैपटॉप कनेक्ट किया और उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया। बट फिर जैसे ही मैं वहाँ से गाड़ी लेके निकला शोरूम से, आधा रास्ता भी घर नहीं पहुँचा था और स्टीयरिंग का लाइट बंद हो गया। मैंने एक अच्छी सी वीडियो बनाई और अपने सर्विस एडवाइज़र को भेज दी कि देखिए बॉस, ये आप कह रहे हो कि आपने ये किया है, लेकिन ये फिर से अभी बंद हो गया, ये अभी का ये टाइमिंग ये है, लाइव मैंने आपको निकाल के भेजा। फिर 2 से 3 दिन बाद मैं फिर से गया वहाँ पे और मैंने गाड़ी दी। जब भी मैंने फ्लिप के रिप्लेसमेंट के लिए बात की थी उसी दिन, एंड स्टीयरिंग के लिए उन्होंने गाड़ी मुझे कहा कि आप एक दिन छोड़ के जाइए। फिर से अभी मेरे पास तो, हमारे पास ये एक ही गाड़ी, ये मेरा प्राइमरी व्हीकल है, सेकेंडरी व्हीकल कोई है नहीं मेरे पास, एंड डेली मैं ऑफिस के लिए इसी गाड़ी से ट्रैवल करता हूँ। सो ठीक है, चलो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन के लिए रखा। फिर शाम को उन्होंने कहा कि सर इशू अब तक रेक्टिफाई नहीं हुआ है, बट हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक और दिन गाड़ी हमें दे दो, कल के दिन हम आपको गाड़ी डिलीवर कर देंगे शाम तक। तो मैंने कहा ठीक है चलो, काम हो रहा है तो कोई बात नहीं। फिर सेकेंड डे पे उन्होंने कहा कि सर इशू रेक्टिफाई हो गया। सो मैंने पूछा कि क्या इशू था, क्या प्रॉब्लम आ रही थी। सो पता चला कि जो स्टीयरिंग की जो ये जो लाइट है जो डिजिटल है, उसका जिससे लाइट का ये वायरिंग का प्रॉब्लम था, एक वायर का इशू था। सो उन्होंने वो पूरा एक वायर था वो उन्होंने एक चेंज किया, जो उन्होंने गाड़ी में ही रखा था, मैंने देखा था उसे, ये पार्ट चेंज किया हुआ है। फिर तब से लेके अभी तक इट हैज़ बीन लाइक नाउ 15 to 25 डेज, अभी तक वो इशू स्टीयरिंग का लाइट का नहीं आया है, प्रॉपर चल रहा है। रात को दिन को हेडलाइट स्टार्ट ऑन ऑफ कैसे भी हो, अभी वो इशू नहीं है। सो बेसिकली ये इश्यूज आ रहे थे। उसी टाइम एक इशू आ रहा था, ये था अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो मेरा ये वाला ऑप्शन ये बंद हो जा रहा था, ये बटन, ठीक है। और फिर अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये ऑटो मोड बंद हो जा रहा था।
अब जैसे मैं कह रहा था कि जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि एसी का क्या इशू आ रहा था। जैसे मैं कह रहा था कि ईवी में ऐसा हो रहा है, मेरे साथ 2 बार हो चुका है कि अगर कोई इशू आता है तो वो ऑटोमेटिकली कभी कभी रिजॉल्व हो जाता है। लाइक इट्स कैसे कहे कि अभी एक सॉफ्टवेयर है कि कभी वो सही से काम नहीं कर रहा है, बट ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद वो काम करना शुरू कर देता है। ये एक चीज़ है। अभी ये एसी वाला जो पार्ट है, अभी आपने वीडियो में भी देखा रहेगा, ऑटो भी ऑन है और जो सेकंड वाला था वो भी ऑन है। ये कल से हो रहा है, ये अब तक नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज ये ऑन है और प्रॉपरली वर्क कर रहा है बिना किसी ना मैंने कोई सर्विस सेंटर में दिखाया अभी तक। तो मैं रुका था, तो वो एक चीज़ है कि ऑटोमेटिकली ये काम करना शुरू कर गई है। और एक चीज़ थी, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे साथ हुआ ये कि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है चीज़ें। जैसे ही मैंने गाड़ी ली थी, ये भी मेरे सेकेंड और थर्ड डे पे ही मैंने इशू ये रेक्टिफाई किया था कि एक टिक टिक करके एक आवाज़ आती थी जैसे ही मैं सुबह को गाड़ी स्टार्ट करता था। ये आ रही थी यहाँ से रूफ के ऊपर से, ठीक है, ऊपर। ये टॉप मॉडल है मेरा LR का, 5 CV LR है ये, तो हमने ये लिया है विद सनरूफ। सनरूफ मतलब जो सनरूफ के पीछे का जो रूफ है, वहाँ से टिक टिक करके आवाज़ आने की बार बार। और ये मोस्टली मैंने नोटिस किया था कि ये सुबह के वक्त आ रही थी, जब फर्स्ट टाइम हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जब गाड़ी काफ़ी टाइम स्टेबल रहती है, और उसके बाद जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तब भी मैं इशू फेस कर रहा था। और बीच बीच में भी जब गाड़ी एक आप समझिए, मान के चलो कि ब्रिज के ऊपर हम ढलान पे खड़े इन ट्रैफिक, नीचे की तरफ स्लोप करते हुए खड़े, और जब ऐसे पोजीशन में गाड़ी है तभी भी वो इशू आ रहा था, टिक टिक करके आवाज़ आ रही थी। तो ये मैंने जब स्टार्टिंग में मैं गया था सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ गाड़ी लेने के बाद, जब वो फ्लिप वाला था इशू और जो रैटलिंग साउंड का इशू था, तब ये मैंने चीज़ सही की। तब उन्होंने तुरंत, उनका जो एक मैकेनिक था उसने तुरंत मुझे कहा कि ये सुबह के वक्त आती है ज़्यादा करके, टिक 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 करके। मैंने कहा हाँ, तो मतलब इसका मतलब है कि उन्होंने पहले भी ये इशू दूसरे गाड़ियों में फेस किया था। तो उन्होंने कहा कि ये एक पार्ट है जो सनरूफ का एक हिस्सा है इसके मैकेनिज़्म का, तो ये वो अपनी जगह से हट जाता है, उस वजह से ये इशू आ रहा है। उन्होंने ये ठीक किया था उस समय, बट फिर से ये इशू होने लगा। बट ये भी मैं आपको कहूँ कि ये 15-20 दिन या 1 महीने के टाइम पीरियड में वो धीरे धीरे वो आवाज़ आनी भी बंद हो गई, और एज ऑफ नाउ कुछ 3 से 4 महीने हो गए मुझे वो आवाज़ फिर से नहीं आई आपको मेरी गाड़ी में। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, पीरियड ऑफ 6 मंथ एंड 9000 एंड अभी 50 किलोमीटर 9050 हो गया जब से हमने स्टार्ट किया ये वीडियो। तो गाड़ी आप ले सकते हो ईवी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कहूँ, जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे, टाटा हो गया या मारुति है, वोल्क्सवैगन है, महिंद्रा है, टोयोटा है, मैं तो कहूँ कि बहुत सारी गाड़ियों में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती है नई गाड़ी लेने के बावजूद। काफ़ी वीडियोस है यूट्यूब पे अवेलेबल, आप चेक कर सकते हो। एट द एंड एक मशीन है, और मशीन की मैं आपको बताऊं कि कोई गारंटी नहीं है। कोई भी लिख के नहीं दे सकता कि ये गाड़ी या कोई भी ये मशीन आपको प्रॉब्लम नहीं देगी, कोई भी ये नहीं बता सकता। ये बस ऐसा मान के चलो कि नसीब की बात है कि किसी की गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाता है और किसी की गाड़ी में बिल्कुल भी प्रॉब्लम कोई नहीं आता है। जैसे मेरे साथ कुछ माइनर इश्यूज आए जिससे गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं आई इतनी मेजर, बट हाँ ये है कि थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट हो जाते हो क्योंकि आप इतना पैसा खर्चा करते हो। हमने इस गाड़ी में मैंने खरीदी है 1665 लाख में, मुझे ये ऑन रोड पड़ी है। पुरानी गाड़ी हमने एक्सचेंज करवाई थी। तो जब कोई इतना पैसा खर्चा करता है और फिर ऐसे कुछ इश्यूज आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन नेचर है कि आप थोड़े नाराज़ हो जाते हो, गुस्सा भी आता है कि नई गाड़ी में ऐसा क्यों हो रहा था। कोई नहीं, गाड़ी में आपको बताओ ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं, मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस में देखा है कि लोग कहते हैं कि अगर आपका डेली का
100 किलोमीटर का रनिंग है तो आप ईवी प्रेफर करो, आपका 200 किलोमीटर डेली का रनिंग है, अप एंड डाउन है, तो आप प्रेफर करो। मैं आपको कहूँ ये सब कुछ नहीं है। अगर आपका मेरा डेली का मैं आपको बताऊँ, मेरा डेली का रनिंग है 40 किलोमीटर, 21 किलोमीटर मेरा ऑफिस है वन साइड मेरे घर से, और रिटर्न भी 20, मतलब मान के चलो एक डेली का मैं अगर यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत कुछ सामान वामान लेने चले गए तो एक 5 किलोमीटर ऊपर पकड़ लो, डेली का 45 किलोमीटर्स का रनिंग हो गया। इस हिसाब से अगर मैं डेली का 45 पकड़ूँ और महीने में इसे करूँ तो मेरा किलोमीटर कुछ 2000 के ऊपर जा रहा है मंथली ड्राइविंग। सो अगर इसके पहले जो मेरी डिज़ायर थी उसमें इसी रनिंग के हिसाब से सेम रनिंग थी, मैं महीने का मेरा जा रहा था कुछ 12 to 13,000 CNG में जा रहा था, और एक 1000-2000 पकड़ लो आप कि पेट्रोल भी डालते थे उसमें, तो एक पकड़ लो कि 15-16 हज़ार उसमें जा रहा था सब मिला के फ्यूल एक्सपेंस में। और यही चीज़ अगर मैं अभी चार्जिंग में करूँ तो हार्डली मैं हूँ 3-3.5 हज़ार। अब तक उसका एक कैलकुलेशन प्रॉपर आया नहीं है मेरे पास, क्योंकि हमने एक न्यू इलेक्ट्रिक मीटर अप्लाई किया है ओनली फॉर व्हीकल चार्जिंग। तो जैसे ही वो लग जाएगा मैं आपको वो भी बताऊँगा कि उसमें मेरा बिल कितना आ रहा है। अभी सेम मीटर जो घर का हमारा मीटर है उसी मीटर पे हम चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर कैलकुलेशन पता नहीं चल पा रहा है। बिल जो पहले घर का आ रहा था वो 4-1 हज़ार तक, वो अब आ रहा है कुछ 6-7-7.5 हज़ार तक आ रहा है, ड्यू टू बिकॉज की नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 15 to 16 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से वो चार्ज कर रहे हैं अभी। तो जैसे ही न्यू मीटर आ जाएगा फिर एक न्यू कैलकुलेशन हमें पता चल जाएगा, और आई एम डैम श्योर के कम ही आएगा वो पैसा, इतना ज़्यादा तो नहीं आएगा। क्योंकि मैंने एक नोटिस किया है कि मैं मंथली इस गाड़ी को मुझे ये रेंज दे रही है। मैं सिटी में चलाता हूँ, बेसिकली सिटी में ही ड्राइव है और सिटी मोड में ही गाड़ी चलाता हूँ। मुझे ये दे रही है गाड़ी रेंज, अगर मैं कितने भी अच्छे से प्यार से चलाऊँ विथ एसी, मैंने आज तक विदाउट एसी इस गाड़ी को नहीं चलाया, 280 से लेके 290 का ये रेंज बहुत अच्छे से दे रही है मुझे सिटी में। जिस हिसाब से मैं चार्ज कर रहा हूँ इसको विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ समटाइम इट इज़ 4 days एंड समटाइम इट इज़ 5, और समटाइम इट इज़ ऑल्सो आई हैव नोटिस्ड के छठे दिन पे मैंने अपनी गाड़ी को चार्ज किया है। इट डिपेंड्स ऑन माई ड्राइविंग। अगर कोई दिन मैं घर पे हूँ और मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ तो वो भी मैंने इसमें कंसीडर किया हुआ है। सो आप एक इलेक्ट्रिक, अगर समझो आपका रनिंग कम है, डेली का 50 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, 70 है, आप गाड़ी इलेक्ट्रिक ले सकते हैं। ऐसे कोई भी बात नहीं है कि अगर आपका 100 किलोमीटर का ड्राइविंग है तो ही आप लो। यू कैन ऑल्सो बाय टू हैव एन एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइविंग। एंड मैं आपको कहूँ आप इलेक्ट्रिक ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। इसका मैं आपको कहूँ ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो सबसे बेस्ट पार्ट अब तक मुझे लगा है, बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी में जो उसकी बेस्ट है। अभी हमने ये ली, ये टॉप मॉडल है, सारी चीज़ें हैं इसमें, वेंटिलेटेड सीट है, ऑटोमेटिक ये वाइपर्स है सेंसर वाले। जैसे ही थोड़ी बारिश आती है, थोड़ा बढ़ जाती है तो वाइपर्स भी स्पीड अप हो जाते हैं, बारिश स्लो हो जाती है तो वाइपर भी स्लो हो जाते हैं, रुक जाते हैं। देन वेंटिलेटेड सीट जो मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाते हुए, वेंटिलेटेड सीट इज़ द आई थिंक बेस्ट पार्ट है और हर गाड़ी में होना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया है वो इसका सिंगल पैडल ड्राइविंग, ब्रेक मारने की जो ज़रूरत नहीं पड़ती जिससे हम रीजनरेट करते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस है जो लोगों ने ऑलरेडी डाले हुए, तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो रीजनरेशन वाला पार्ट है बहुत बेस्ट है। मैं चलाता हूँ रीजन लेवल 3 पे इन सिटी मोड। थोड़ा प्रैक्टिस लगा स्टार्टिंग में रीजन 3 पे चलाने के लिए, बट जैसे जैसे टाइम गया, ड्राइविंग एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप धीरे धीरे उसको यूज टू हो जाते हो। एंड अभी मैं आपको बताऊँ, अभी ये वीडियो बनाते हुए हमने ऑलमोस्ट एक 15 किलोमीटर का ड्राइव किया है और मैंने हार्डली 4 से 5 बारी से ब्रेक यूज़ किया है जस्ट टू स्टॉप द व्हीकल। बाकी जब भी मेरा जब मुझे लगता है कि गाड़ी आगे अभी स्लो करना है हमें, सो मैं बस एक्सीलेटर छोड़ देता हूँ एंड ऑटोमेटिकली
ये ब्रेकिंग होता है और रीजनरेट होती है गाड़ी। एंड 360 कैमरा बहुत यूज़फुल है। पहले मेरी डिज़ायर में नहीं था, जब से अब 360 आ गया तो वो यूज़ करता हूँ काफ़ी जगह से। जब पार्क करना हो, जब नहीं समझ में आ रहा है कि लेफ़्ट राइट आगे की तरफ कितना गैप है, तो मैं 360 कैमरा यूज़ करता हूँ। मैं वायरलेस चार्जिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वायरलेस चार्जिंग वाला। मेरा सबसे बेस्ट जो इस गाड़ी का एक्सपीरियंस रहा है, एक फीचर है, वो है ऑटो होल्ड। ना ऑटो होल्ड इस कि मैं जब से गाड़ी लिया तब से ऑटो होल्ड वाला पार्ट ऑन ही रखा हुआ है। ऑटो होल्ड इसकी जैसे ही आप गाड़ी रोक देते हो, ब्रेक को एक बार पुश करके छोड़ देते हो, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑटो होल्ड ऑन कर देता है। अब इससे क्या होता है कि आप इंक्लाइन हो या डिक्लाइन हो, या आप जहाँ पे भी स्ट्रेट नॉर्मल सरफेस पे खड़े हो, आपकी गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगी। वो ऑटोमेटिकली एक समझ लो कि हैंड ब्रेक लग जाता है उसको, और जैसे ही आप फिर से एक्सीलेटर पे हल्का सा पुश देते हो तो वो हट जाता है। वैसे गाड़ी नॉर्मल ड्राइव मोड पे आ जाएगी। सो दिस हैज़ बीन लाइक द बेस्ट फीचर। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जो दिया हुआ है गाड़ी में। सो ये मैं कह रहा था कि डेली का मेरा ही ट्रैवलिंग रहता है, सो हमने उस हिसाब से ये गाड़ी ली थी। ज़्यादा करके तो मैं और मेरी वाइफ ही ट्रैवल करते हैं, तो एक 2 से 3 लोगों के लिए और 4 लोगों के लिए भी गाड़ी इनफ है। आप ले सकते हो, इसे कंसिडर कर सकते हो। एंड सेफ्टी रेटिंग तो सबको पता ही है टाटा का किस तरह से सेफ्टी रेटिंग रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँ कि हो सके इसमें मैं गलत हूँ, आई थिंक कि सस्पेंशन थोड़े और अच्छे हो सकते थे। अब पता नहीं, ये एसयूवी सेगमेंट में आती है, मैंने जो चलाई है अभी तक वो सीडान चलाई थी, तो उस वजह से मुझे ये लग रहा है शायद। बट हो सकता है तो अगर थोड़े और टाटा इसके सस्पेंशंस अच्छे कर दे तो बस फिर क्या ही बात है, कोई और ज़रूरत नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है। एंड ये मेरा पहला ब्लॉग है। मैं जस्ट मुझे लगा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे आके पूछते, जब मैं गाड़ी नया भी लिया था तभी भी पूछते और अभी भी पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह से। तो मैंने बोला चलो एक वीडियो बनाते, शेयर करते लोगों के साथ, क्योंकि मैंने भी गाड़ी लेने का जो मेरा डिसीजन था वो यूट्यूब पे जो लोगों ने उनके एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस के वीडियो देख के ही मैंने ये गाड़ी लेने का डिसीजन लिया था। उनके नेगेटिव एक्सपीरियंस को देख के और पॉजिटिव एक्सपीरियंस को सबको कैलकुलेट करके ही मैंने डिसीजन लिया था कि मैं ये गाड़ी इलेक्ट्रिक हम लेंगे। सो अगर इस वीडियो को देख के कोई अगर सोच रहा है कि गाड़ी लेना है कि नहीं लेना है, ट्रस्ट मी, आप ले सकते हो। गाड़ी में माइनर इश्यूज आते कभी कभी, ऐसा नहीं है कि आप लोगे और आपकी गाड़ी में आएंगे ही आएंगे। तो जस्ट के नसीब बोल लो या कुछ भी बोल लो, हो सके आए या हो सके बिल्कुल भी ना आए। लेकिन उसमें भी मैं आपको कहूँ कि कोई इश्यूज़ नहीं है। अगर आप सर्विस सेंटर जाते हो तो अगर आप सही बंदा आपको मिल जाता है, सारे इशू रेक्टिफाई हो सकते हैं। अब मैं अपने ऑफिस की तरफ ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला हूं। सो इस वीडियो को एंड करते आज, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं सोच रहा हूं कि मैं एक वीडियो बनाऊं। एंड उस वीडियो में जैसे कि लोग सारे जो बता रहे यूट्यूब पे अभी कि हम 1000 किलोमीटर गए, हम 1200 किलोमीटर गए, गाड़ी ने किस तरह का हमें रेंज दिया हुआ है। सो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं सिटी में डेली अगर आप ईवी चलाते हो, एक पंच ईवी जिसके, अगर मैं मेरी गाड़ी की बात करूँ, अगर हम एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हैं, सो मुंबई के खड्डे, बेसिकली मुंबई की ट्रैफिक किस तरह से, जैसे मेरा ड्राइविंग है डेली का 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर डेली जब मैं चलता हूँ उसको ज़ीरो से मैं अब तक 100 से मैं अब तक ज़ीरो तो इसको नहीं लाया हूँ, लेकिन मैं 100 से इसको 20 में 15 10 तक लेके गया हूँ। सो उतना मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने दिन में मुझे कितने दिन लगते हैं 40 किलोमीटर का, अगर डेली का मेरा ड्राइव है तो कितने दिन मुझे लगते हैं इसको एक चार्ज से दूसरे चार्ज साइकिल तक जाने के लिए। ये मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि सिटी में ये किस तरह से गाड़ी परफॉर्म करती है इलेक्ट्रिक।
सो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो में साथ रहने के लिए। एंड और भी वीडियोस आएंगे, मैं अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहूँगा, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड थैंक यू वेरी मच। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय श्री राम।